बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा लेक्चर। टॉपिक हमारे पास है दी फॉर्मूला यूनिट। कभी कभार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो बहुत बड़ी एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट करता है, यानी मॉलिक्यूल सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं होता बल्कि बहुत सारे आयंस का कम्बिनेशन होता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेट सपोज मौजूद है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है जो कि कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है, कौन बताता है? फॉर्मूला यूनिट बताता है। सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ये रेशियो हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताता था, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में है, जो कि बहुत लार्ज एंटिटीज़ होती हैं, वो अलग अलग नहीं होते, वो एक साथ मिले हुए होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो रेशियो होता है ये फॉर्मूला यूनिट के थ्रू पता चलता है और यही जो है उसका फॉर्मूला यूनिट कहलाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, NaCl। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड। सोडियम और क्लोरीन अपने आयनिक फॉर्म्स में कंबाइन होते हैं और सोडियम क्लोराइड का एक ह्यूज स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये जो NaCl है इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट कह देते हैं। इसकी वजह क्या है कि इसमें कोई एक सोडियम आयन नहीं है, ना ही कोई एक क्लोरीन आयन है। इसमें बहुत सारे एनाइंस और कैटाइंस है जो कि एक दूसरे को सराउंड किए हुए हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे सोडियम आयंस हैं जिनके आसपास सारे क्लोरीन आयंस हैं, बहुत सारे क्लोरीन आयंस हैं जिनको भी कवर किया हुआ है सोडियम आयंस ने। यानी ये किसी एक आयन की बात नहीं हो रही, ये मॉलिक्यूल की तो बात हो रही है, लेकिन आयंस जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इसलिए ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि टेबल सॉल्ट है, जो कि हम घर में भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो रेशियो बताता है वो हमें फॉर्मूला यूनिट बताता है। यानी अब इसका रेशियो क्या है? NaCl, यानी सोडियम के आयंस प्लस क्लोरीन के आयंस, वो सारे एक साथ ही एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव आयंस है वो सोडियम के होते हैं और जो नेगेटिव आयंस है, एनाइंस होते हैं, वो क्लोरीन के होते हैं। तो ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए जो रेशियो, जो सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताता है वो फॉर्मूला यूनिट बताता है। और ऐसे स्ट्रक्चर्स बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में बनते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। इसमें अगेन कैल्शियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो कौन बता रहा है? फॉर्मूला यूनिट। कैसे? कैल्शियम के आयंस जो है वो सराउंडेड है क्लोरीन के आयंस से। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस रेशियो उसका बता रहा है कि कैल्शियम एक रेशियो है 1 नंबर और क्लोरीन जो है वो 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर तो फिर भी क्रिस्टलाइन ही रहेगा, स्ट्रक्चर तो फिर भी इंटैक्ट ही रहेगा, बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन हर एक कैल्शियम आयन को 2 क्लोराइड आयन जो है वो सराउंड करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में एक ही सोडियम आयन को एक ही क्लोरीन ने सराउंड किया था, ठीक है, उसके आसपास मौजूद थे। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम आयन के इर्द गिर्द 2 क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे और CaCl2 जो है वो ही उसका सिंपलेस्ट रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि बहुत सारे Ca है, बहुत सारे Cl है। इसका मतलब ये एक ही दफा नहीं कंबाइन हो रहे हैं, ये बार बार कंबाइन हो रहे हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है वो 1:2 है। और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो हम लेते हैं वो CaCl2 लेते हैं एज अ यूनिट, इसीलिए इसको फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। अब ये यूनिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है वो एक अलग डिस्कशन होगी।
तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए बेसिकली फॉर्मूला यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे बड़े स्ट्रक्चर्स हो जो कि सिंगल फॉर्म में ना हो, जो कि एक एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ना हो, बल्कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन होकर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, तब हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला यूनिट का। फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास पे। पीछे हमने क्या कहा था, पिछले लेक्चर में एम्पिरिकल फॉर्मूला की बात की थी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात की थी। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूनिट की बात की, तो मॉलिक्यूलर मास की और फॉर्मूला मास की बात करेंगे। मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी भी कंपाउंड का, उसमें कितने एटम्स मौजूद हैं ये बताएगा, और उसमें फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे और फॉर्मूला मास पे। मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी कहा जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसी भी कंपाउंड का ये बताता है कि उसमें जो एटम्स मौजूद हैं उनका कितना टोटल मास आ रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको मोलर मास भी कहा जाता है। अब ये कैलकुलेट कैसा होता है, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स मौजूद हैं तो उन एटम्स के क्या क्या एटॉमिक मासेस हैं वो फाइंड आउट करना होगा और फिर उनको आपस में कैलकुलेट करना होगा। तो जो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास है वो बेसिकली कैलकुलेशन है किसका, उन एटॉमिक मासेस का जो कि किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। वाटर की ही एग्जाम्पल शुरू से लेते आ रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। वाटर का फॉर्मूला है H2O। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 2 एटम्स। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और एटॉमिक मास क्या है वो भी 1 है। अब यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर की कोई बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एटॉमिक मासेस की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उसका अमाउंट जो है कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 × 1 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम ऑक्सीजन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन कितने मौजूद है पानी में, 1 ऑक्सीजन मौजूद है। उस 1 ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, 16, ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है तो उसका जो मास नंबर है 16, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास अगेन 16 आ जाएगा। क्या है मोलर मास, कैलकुलेशन है किसकी, एटम्स के मासेस की जो कि किसी भी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड में मौजूद होंगे। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कौन से एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितनी अमाउंट में मौजूद है उसका फॉर्मूला बता रहा है, लेकिन उनके मासेस कितने हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास में। तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना आ गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास आया 2, 1 ऑक्सीजन एटम का मास आया 16, 16 को हम प्लस कर देंगे 2 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा 18, यानी वाटर का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इक्वल होता है 18 के, और इस 18 को हम फिर एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट सपोज कैल्शियम नाइट्रेट की ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वर्ड क्या लिखा है, वर्ड यहाँ पे है चेंज होके फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला मास आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास का वर्ड यूज करते हैं, जो आयनिक फॉर्म में होते हैं उनके लिए हम फॉर्मूला मास का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशंस एग्जैक्टली सेम रहेंगी। उन कैलकुलेशंस के लिए हम अगेन क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। कैल्शियम का कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 1 एटम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर होता है 40, ठीक है। ये आपको कहाँ से पता चलेंगे, पीरियोडिक टेबल से पता चलेंगे। तो 40 × 1 40 ही आ गया,
पहले सबकी अलग अलग कैलकुलेशंस करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। फिर आ जाते हैं नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन देखें, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, लेकिन ये जो होल ब्रैकेट है इसके बाहर 2 है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 2 है ये इस नाइट्रोजन का भी हिस्सा है और इस ऑक्सीजन का भी हिस्सा है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने नाइट्रोजन हो गए? 2 नाइट्रोजन हो गए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2। कहाँ से पता चला? इस ब्रैकेट के बाहर से। तो जब 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ पे। ये ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं। 3 एटम्स ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर शोन है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि जो ये होल ब्रैकेट के बाहर होता है वो, इसका ये मतलब है कि ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब 3 तो ऑक्सीजन ऑलरेडी वहाँ पे थे, उन 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बाहर वाला 2। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए। अब हम बात करेंगे 6 ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर हमें पता है 16 है। कितने एटम्स है? 6 एटम्स है। तो 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 164 AMU, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला मास 164 AMU होगा। ठीक है जी, कितने एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयनिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उन एटम्स के कितने कितने एटम्स मौजूद है ये, और उनका जो एटॉमिक मास है वो हमें पता होने चाहिए। फिर उनको हम मल्टीप्लाई करके और फिर एंड में ऐड करके हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। उस वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या तो फॉर्मूला मास कह देते हैं या मोलर और मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। एक और एग्जांपल देख लें। एग्जांपल गिवन है कैल्शियम क्लोराइड की। ठीक है, कैल्शियम का मास नंबर कितना है? 40.07। इसको हम 2 डेसिमल्स तक ले लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ये कुछ डेसिमल्स तक गिवन होता है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 35.45। अब कैल्शियम जो है वो कितने हैं? 1 है। तो इसका मतलब 40.07 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 40.07 ही आएगा। कैल्शियम के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं। इसका मतलब 35.45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर आपको पता है कि मैथमेटिकली पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं। हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका जो आंसर आया उसको हमने इस 40.07 से प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 110.97 ग्राम पर मोल। जो फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जो होता है ये वो 2 यूनिट्स में हम शो कर सकते हैं। अगर एटॉमिक यूनिट में देखें तो AMU से शो करते हैं, या फिर ग्राम्स में ले तो हम ग्राम्स पर मोल लेते हैं। यानी 110.97 ग्राम क्वांटिटी कहाँ पे है? 1 मोल कार्बन क्लोराइड में इतनी क्वांटिटी मौजूद होती है। आई होप इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। केमिकल स्पीशीज। केमिकल स्पीशीज क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स के। ये स्पीशीज जो है ये अलग अलग टाइप्स में डिवाइड हो सकती हैं। किस बेसिस पे? उनकी चार्ज के बेसिस पे। यानी ये जो है चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। अब इनको जब हम सेपरेट करते हैं तो हम उनको आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस, फ्री रेडिकल्स इनमें डिवाइड कर देते हैं। आयंस में चार्ज होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स और मॉलिक्यूलर आयंस भी हम देखते हैं कि क्या होते हैं। जो चार्ज्ड फॉर्म में चीज़ें होती है वो स्टेबल नहीं होती। आपको पता है कि स्टेबिलिटी के लिए ऐसा होता है कि न्यूट्रल होना पड़ता है।
तो जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास स्टेबल नहीं होते। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनचार्ज्ड है, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, उनको फिर हम मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ कह देते हैं या मॉलिक्यूल्स कह देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो केमिकल स्पीशी है वो हमारे पास है आयंस। ठीक है, आयंस एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिस पे कोई भी चार्ज मौजूद हो। चार्ज कब आता है? कोई भी चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स या तो देता है या फिर लेता है। ठीक है, अब ये चार्ज अगर आप ऐसे देखो कि हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बड़ा होता है, तो इसका मतलब जो भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो भी एटम इलेक्ट्रॉन छीन के लेगा उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। तो आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज्ड भी होते हैं। और आयंस बनते कब हैं? तभी बनते हैं जब एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो देते हैं या फिर लेते हैं। देंगे तो पॉजिटिव चार्ज, लेंगे तो नेगेटिव चार्ज। सबसे जो सिंपलेस्ट आयंस हमारे पास मौजूद है वो है प्रोटॉन आयंस, यानी हाइड्रोजन क्या है उस पे? प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज क्यों है? एक ही तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए इसको ज़्यादा इजी होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देता है, इसीलिए उस पर प्लस चार्ज आ गया। दूसरी एग्जांपल अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम आयन। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब कि जब हीलियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की। और जो पहला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाएंगी क्योंकि उनमें ये टेंडेंसी है, उनमें ये ताकत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकें। और जो हेलोजेंस का ग्रुप है उनमें ये टेंडेंसी है वो किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकें, तो उन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। आयंस पहले ही बात हो चुकी है, 2 टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन चार्जेस, एनायंस और केटायंस। एनायंस को बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एनायंस। जो चार्ज्ड पार्टिकल्स नेगेटिव होंगे वो कहलाएंगे एनायंस, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे वो कहलाएंगे केटायंस। अब ये जो नाम गिवन है, एक तो ये बेसिस हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनाइन केटाइन, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनाइन। ठीक है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस लेने और देने की बेसिस पे। क्या लेने और देने? इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन और उसका लेना। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो इस फैक्ट से भी ये नाम आए हैं कि जब हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है वो मूव करते हैं एनोड की तरफ, यानी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव करते हैं। और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो कहाँ पे मूव करेंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड पोल की तरफ मूव करेंगे जो कि है कैथोड। ठीक है जी, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस एनोड की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे जो कि नेगेटिव है। तो इसी बेसिस पे उनको नेम भी अलॉट हुए हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं कैटायंस की। यहाँ पे आप देखेंगे ये एग्जांपल सोडियम। ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिसने इलेक्ट्रॉन देना है पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसने इलेक्ट्रॉन लेना है नेगेटिवली चार्ज्ड। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये सारे जो टेबल है ये हमें शो कर रहा है सारे कॉमन कैटायंस को। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, बहुत सारे हमारे पास एटम्स गिवन हैं।
अब यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज है, इसका क्या मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है जी। निकल पे 2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। कैल्शियम पे 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है। लेड पे 4 है, ठीक है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट कर रहा है। तो ये सारी उनकी टेंडेंसी शो करता है और ये शो करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे कॉमन कैटाइंस हो गए। कॉमन एनाइंस देख लेते हैं। मोस्टली आप देखोगे आपको एग्जांपल्स में भी हेलोजेंस का जो ग्रुप है वही नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है, ये सारे। अब ये जो है इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। किससे लेंगे? वो एटम्स जो कि डोनेट करना चाहेंगे, ठीक है जी, जो कि इजीली डोनेट करते हैं, उनसे ये लोग इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। यहाँ पे भी आप देखोगे क्लोरीन पे माइनस का साइन है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट ले रहा है। नाइट्राइड पे 3- है, तो इसका मतलब 3 भी इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है। सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। तो ये सारे कॉमन एनाइंस हो गए। अच्छा जी, फिर हम क्या कहते हैं कि हमने पीछे बात की कि जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए फ्रीली एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी पड़ती है न्यूट्रल बनने के लिए। तो न्यूट्रल बनने के लिए फिर चार्जेस का कैंसिल होना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ जो ऐसे एंटिटीज़ है, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और उनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ ऐसे वे में कंबाइन होते हैं कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और जो पूरा कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। हालांकि अगर जब उसकी हम बात करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ऐसे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऐसे कंबाइन हुए होते हैं कि वो एज अ होल जो कंपाउंड होता है उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देता है। इसमें कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी? सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। सोडियम क्लोराइड में सोडियम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्लोरीन है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो वैसे तो ये एनाइन और कैटाइंस हो गए, लेकिन ये दोनों जब एक पूरे सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को सराउंड कर रहे होते हैं और इन्होंने एक इंटैक्ट स्ट्रक्चर बनाया होता है, जिससे होता क्या है कि ये एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो न्यूट्रल होता है, वो अनस्टेबल नहीं होता या उस पर किसी एक चार्ज का होल्ड ज़्यादा या दूसरे का कम नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर आयंस पे। कोई भी ऐसा आयन जिसमें मल्टीपल एटम्स मौजूद हों। अब तक हम पीछे बात करते रहे, आयोडाइड की बात कर रहे थे, सिर्फ आयोडीन था, ठीक है। सोडियम आयन की बात कर रहे थे, सिर्फ सोडियम। क्लोराइड की बात कर रहे थे तो सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ पे ऐसे बात करते हैं जिसमें पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, यानी वो जो एटम होता है जिसपे आयन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो एक नहीं होता बल्कि वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें गिवन है अमोनियम आयन की। इसका मतलब इसमें ना तो सिर्फ हाइड्रोजन है ना सिर्फ नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या बना रहा है, एक पॉजिटिव आयन बना रहा है जिसको हम नाम देते हैं अमोनियम आयन की। तो ऐसे आयंस को हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन या मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। कैटाइंस भी हो सकते हैं और एनाइंस भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं पॉली एटॉमिक कैटाइंस की, ठीक है। कैटाइंस यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड। हाइड्रोनियम आयन है, नाइट्रोनियम आयन है। आप देखोगे इस रिएक्शन में पानी का मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं और उसमें हम एक और प्रोटॉन यानी एक और हाइड्रोजन एटम अगर हम एडिशन करवा लें तो उसका हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है जी। अब क्योंकि पानी तो स्टेबल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जब ये उसमें ऐड हो जाता है तो तब हमारे पास पानी जो है कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करता है? प्लस का चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन जो है वो एक पॉली एटॉमिक कैटाइन की एग्जाम्पल में आ जाता है। कुछ मॉलिक्यूलर एनाइंस भी हमारे पास मौजूद हैं,
ठीक है। कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स हैं जिसका होता है फॉर्मूला CO3 और 2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। बाइकार्बोनेट्स हो गया, उसमें हाइड्रोजन भी है एटम, कार्बन भी है एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। तो और ये सारे कलेक्टिवली कौन सा चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं? माइनस का चार्ज, यानी एनाइन। तो ये जो सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है ये पॉली एटॉमिक या मॉलिक्यूलर एनाइंस कहलाएंगे। वजह क्या है कि इसमें किसी एक एटम की बात नहीं हो रही, बल्कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स या आइंस की बात हो रही है। फिर हम देख लेते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसके लिए अभी तक हम फाइंड आउट कर रहे थे फॉर्मूला मास, उन आयनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। आयनिक कंपाउंड कौन सी एग्जांपल ली थी हमने? सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ली थी। तो उनको हम नाम कैसे देते हैं? तो नाम जो है वो ऐसे देते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, यानी सोडियम आयन, ठीक है, उस पॉजिटिवली चार्ज्ड को हम आगे रखते हैं और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड आयन आ जाते हैं। जैसे NaCl, Na पॉजिटिवली चार्ज्ड है, Cl नेगेटिवली चार्ज्ड है। नाम हम इसका कैसे लेते हैं? सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम को आगे रखा, क्लोराइड को अगली बारी दे दी, ठीक है, पीछे रख लिया। इसी तरह NH4SO4 अमोनियम सल्फेट, सल्फेट नेगेटिव है, अमोनियम हमने बात की कि वो एनाइन था, पॉजिटिव था। तो अमोनियम सल्फेट में हमारे पास क्या आ जाता है? अमोनियम को पहले रख लिया जाता है, सल्फेट को बाद में रख लिया जाता है। यानी जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं तो जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं या एटम होते हैं उनका नाम हम पहले लिखते हैं और जो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं उनका नाम हम बाद में लिखते हैं। इसी तरह पोटाशियम क्लोरेट है, पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्लोरेट नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो पोटाशियम को पहले रखा जाता है, क्लोरेट को बाद में रखा जाता है। I hope it's clear. Thank you.